ठीक है, तो एफओसी में थोड़े टॉपिक्स बाकी रह गए थे मिड सेम के बाद, जो कि एंड सेम में आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में वो भी देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स बाकी रह गए थे। तो मिड सेम के सिलेबस में हमारे यूनिट 1, 2, 3 और 5 थे। ठीक है, अब बाकी जो एंड सेम में रहे हैं वो है यूनिट 4 और 6। ठीक है, टोटल 6 चैप्टर्स हैं एफओसी में। तो 4 और 6 चैप्टर को आज की वीडियो में कवर करेंगे। 1, 2, 3 और 5 मिड सेम वाले वर्जन में है। तो वहाँ से अगर देखना बाकी हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार 1.5x या फिर 2x पे वो वाले वीडियोस पहले देख लो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे उस पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंड सेम वाला वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर 4 में, यूनिट 4 में हमारा मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, ये दो टॉपिक्स है पहले। तो इन दोनों टॉपिक्स को नोट्स में भी और पेपर में भी पिछले एज ए डिफरेंस की तरह पूछा हुआ है, तो इसको ऐसे डिफरेंस ही समझ लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि दोनों क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली एग्जाम में भी अगर पूछेंगे तो डिफरेंस की तरह पूछ सकते हैं, क्योंकि नोट्स में भी एज ए डिफरेंस बताया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज एक यहाँ पे फैमिली है। ठीक है, ये है रोहन सपोज, और ये है रोहन के पापा मोहन। ठीक है, पूरी फैमिली नहीं है, रोहन है और मोहन है। अब रोहन की शादी हो रही है। ठीक है, रोहन इज गेटिंग मैरिड। ठीक है, तो रोहन की शादी हो रही है। अब रोहन की शादी में कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे रोहन का घर है, रोहन और मोहन दोनों का ही। ठीक है, तो शादी में जो गेस्ट्स आएंगे मोस्टली उनमें से इन घर पे सबका अरेंजमेंट इन घर पे है। ठीक है, कम गेस्ट्स आए तो घर पे ही सबका सोने का और सब मैनेजमेंट कर देंगे। ठीक है, पर अब रोहन की शादी में गेस्ट ज़्यादा आ गए तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक होटल बुक करेंगे। ठीक है, ये एक होटल थी और इन्होंने यहाँ पे होटल बुक कर लिया है गेस्ट्स के लिए। ठीक है, अब होटल में कैसा हुआ, इन्होंने अपना मतलब इन्होंने रूम्स को आउटसोर्स किया, होटल्स के रूम्स लिए और जो गेस्ट्स थे शादी में उन गेस्ट्स को होटल में भेज दिया, और अपना जो भी फैमिली मेम्बर्स का सोने का मैनेजमेंट था वो उन्होंने घर पे ही कर दिया। ठीक है, सब लोग होटल पे नहीं गए कॉस्ट सेव करने के लिए। तो अब इसी तरह कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में ये घर मान लेते हैं उनका प्राइवेट क्लाउड हुआ। ठीक है, वीपीएस कह सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उनका खुद का ही सर्वर हुआ। ठीक है, और ये होटल हुआ आउटसोर्स किया हुआ सर्वर। ठीक है, अब ठीक है, ये एग्जांपल था जिसमें हमने मैरिज वाले एग्जांपल से समझा कि हाँ, अगर गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो उनके लिए हम होटल रूम अरेंज कर सकते हैं। अब एक और वेबसाइट लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं सेल करता हूँ उस वेबसाइट पे सपोज़ इंडियंस के लिए फेस्टिवल के चीज़ें। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट पे दिवाली पे डेकोरेशन एसेंशियल्स सेल होते हैं, जो घर सजाने में इंडियंस मानते हैं। तो उनके लिए मैं डेकोरेशन एसेंशियल्स दिवाली पे बेचता हूँ, या फिर दिवाली पे क्रैकर्स पटाखे बेचता हूँ। ठीक है, फिर मेरी वेबसाइट पे होली पे रंग नहीं, कलर्स सेल करता हूँ मैं। ठीक है, पिचकारी सेल करता हूँ मैं, वाटर गन। ठीक है, जो भी बोलते हैं। तो इस तरह होली पे होली का सामान बेच रहा हूँ। फिर मैं जैसे उत्तरायण पे
मकर संक्रांति पे काइट्स बेचता हूँ, पतंग, ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब मेरी वेबसाइट हर एक फेस्टिवल्स पे एक्टिव रहती है, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ हर फेस्टिवल पे, ठीक है। तो अब मेरी वेबसाइट पे क्या रहेगा, जो जब फेस्टिवल्स दूर दूर तक नहीं होंगे, जैसे दिवाली है सपोज नवंबर में, तो और उससे पहले आती है सपोज होली, ठीक है। तो होली से लेके दिवाली तक, होली ख़त्म होती है तब से लेके दिवाली स्टार्ट होती है, उसके एक मंथ पहले तक मेरी वेबसाइट पे बहुत कम ट्रैफिक होगा या फिर नहीं होगा ट्रैफिक, ठीक है। लोग मेरी वेबसाइट पे कब आएंगे, दिवाली पे आएंगे, दिवाली की सामान लेने के लिए, होली पे आएंगे, होली का सामान लेने के लिए, मकर संक्रांति पे आएंगे उसका सामान लेने के लिए। अब फिर से दिवाली ख़त्म हो गई और मकर संक्रांति आ रहा है नेक्स्ट जनवरी में, ठीक है। तो दिसंबर में मेरे वेबसाइट पे फिर से ट्रैफिक नहीं होगा। नवंबर में दिवाली ख़त्म हो गई, दिसंबर में ट्रैफिक फिर से चला गया। अब मकर संक्रांति जनवरी में है, तो जनवरी स्टार्ट होते ही मेरे वेबसाइट पे फिर से लोग आना चालू करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक सिर्फ तभी होगा जब मुझे जब कोई फेस्टिवल पास में, इन शॉर्ट। तो मैं अपने वीपीएस, मेरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है जो, उस पे मेरी वेबसाइट चला सकता हूँ। पर जब मुझे ये फेस्टिवल्स आ रहे हैं तब मेरे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। उस वक्त मैं अपना एक सर्वर ले सकता हूँ, आउटसोर्स कर सकता हूँ कंपनीज से, ठीक है, जो कंपनीज मेरे को ऑफर करती है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेजॉन AWS है, तो मैं उस वक्त उनसे ले सकता हूँ, ठीक है। अब हाइब्रिड क्लाउड का डेफिनेशन हुआ ये कि हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, हमारे पास खुद का सर्वर होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और हम बाहर से भी लेके रखते हैं, ठीक है। अब हो सकता है मेरे पास कुछ कुछ कस्टमर्स का डेटा हो जिसमें पासवर्ड्स हो और उसके कस्टमर्स की एड्रेस हो, पर्सनल डेटा हो, तो हो सकता है मुझे उसे आउटसोर्स किए हुए सर्वर पे ना देना हो कस्टमर्स की प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो वो मैं अपने प्राइवेट क्लाउड पे रखूँगा। और जो डेटा है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, मैं मुझे कितना स्टॉक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी इस सीज़न में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने आउटसोर्स किए हुए क्लाउड पे रख सकता हूँ, ठीक है। अब ये होटल हमारा है आउटसोर्स किया हुआ क्लाउड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मुझे हाइब्रिड क्लाउड का मतलब पता चल गया कि मेरे पास एक खुद का सर्वर है, बट मुझे अगर स्पेस कम पड़ती है, स्टोरेज कम पड़ती है, तो मैं बाहर से भी क्लाउड आउटसोर्स कर सकता हूँ, ठीक है, जब मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा उस वक्त। अब आउटसोर्स किए हुए क्लाउड में ये फीचर होता है कि जब भी आपका ट्रैफिक बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो अपने सर्वर्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है, ठीक है, उस हिसाब से चार्ज भी एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इस केस में मेरे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे पूरा चल रहा होता खुद के सर्वर पे, तो वो सर्वर डाउन हो जाता, ठीक है, ज़्यादा लोग आते तो मैंने इसीलिए फेस्टिवल्स के टाइम पे सिर्फ होटल में गेस्ट के लिए होटल बुक कर दी, उसी तरह मेरे डेटा के लिए सर्वर आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। तो हाइब्रिड क्लाउड का मतलब यही हुआ कि मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। मल्टी क्लाउड का मतलब क्या हुआ, सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड मतलब वही मान सकते हैं जो हमने नॉर्मली क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन समझा था। अब एक मल्टी क्लाउड का सेम एग्जांपल लेके समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड सेम ही लगता है, दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता, ठीक है। तो मल्टी क्लाउड का मतलब क्या है, अब सपोज सेम ही कंडीशन थी, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम ही कंडीशन थी, रोहन की शादी हो रही थी, और इस बार क्या हुआ, मोहन का भी रोल आया। तो अब रोहन और मोहन को पता था कि गेस्ट ज़्यादा आने वाले हैं, तो कैपेसिटी कम पड़ेगी हाउस की, इसलिए होटल बुक करना पड़ेगा। अब सपोज़ यहाँ पे रोहन की मदर भी बना देते हैं, ठीक है, तो ये नाम नहीं देना, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। अब ये एक होटल थी, तो इस होटल को रोहन ने बुक किया अपने गेस्ट्स के लिए। ये रोहन के फादर ने दूसरी होटल बुक की, सपोज़ कुछ भी नाम दे सकते हैं होटल को नाम भी नहीं देना, इतने सारे नाम नहीं आते माइंड में, ठीक है। और ये रोहन के मदर ने बुक कर दी होटल, तो ये 3 होटल्स बुक कर दिए। अब सबने अलग अलग, क्या रीज़न हो सकता है, रोहन ने बोला कि अगर एंड मोमेंट पे इनकी उनके पापा की बुक की होटल एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए ये होटल काम आएगी, ठीक है। या फिर हो सकता है अलग अलग प्राइसेस कंपेयर करनी हो, उनकी सर्विसेज कंपेयर करनी हो, तो सब गेस्ट के लिए अलग अलग बुक कर दी। पर कुछ भी रीज़न हो सकता है, उन्होंने सबने अलग अलग होटल बुक कर दी गेस्ट्स के लिए। अब इससे क्या होगा, हो सकता है इस होटल में रूम्स अच्छे हो,
ठीक है। हो सकता है इस होटल में फूड सर्विस अच्छी हो, ठीक है। सब होटल की अलग अलग खासियत हो सकती है ना, किसी होटल में कुछ अच्छा होगा, हो सकता है इस होटल का फूड का टेस्ट बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो सभी फीचर्स उनको चाहिए थे। अब इनके घर जो गेस्ट्स आने वाले थे, कोई खाने पीने वाले गेस्ट्स हो, तो उनको फिर इस होटल में उन्होंने भेज दिया हो, ठीक है। अब किसी गेस्ट को रूम में पड़े रह के गेम खेलना या फिर खाना पीना पसंद ना हो, रूम पे पड़े रहना पसंद हो, रील्स स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया चलाना पसंद हो, उनको ये वाला रूम दे देंगे, ठीक है। उसमें एसी वगैरह बहुत अच्छा है। फिर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, जो किसी खाने का वेट नहीं कर सकता, उनको ये वाला होटल दे देंगे, ठीक है। पर कुछ भी केस हो सकता है, तो इन्होंने अलग अलग होटल्स बुक किया है और सब गेस्ट्स को अलग अलग होटल्स दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, चलो अब होटल वाले एग्जाम्पल से वापस आके एक बार क्लाउड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जो इनका पर्सनल डेटा था वो तो अभी भी इनके पास ही पड़ा है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड मतलब जो फैमिली मेम्बर्स है वो तो खुद अपने घर पे ही रह रहे हैं। अब गेस्ट्स के लिए क्या करना है, जो डेटा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कस्टमर्स का डेटा नहीं है, खुद का ही स्टॉक मैनेजमेंट या फिर वो सब डेटा है, तो वो होटल्स में भेज सकते हैं, मतलब उनको आउटसोर्स कर सकते हैं उनके लिए सर्वर्स। फिर उसमें क्या होगा, अब हो सकता है किसी डेटा को उन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई, जैसे ये गूगल क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, ये एश्योर हो गया, ठीक है, और ये हो गया AWS, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है ना वो वेल नोन है, अगर आपने सुना हो तो AI/ML सर्विसेज के लिए, ठीक है, डेटा साइंस डेटा एनालिसिस के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है पॉपुलर है, पॉपुलर फॉर DSAI/ML, ठीक है। तो उन उसके रिलेटेड इनका कुछ डेटा हो, डेटा एनालिसिस करना हो जिन्हें बहुत जल्दी, तो उसके लिए वो गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उतना डेटा जिनका एनालिसिस करना वो गूगल क्लाउड पे भेज सकते हैं। या फिर एक हो सकता है AWS की भी कुछ खासियत हो, माइक्रोसॉफ्ट एश्योर की भी कुछ खासियत हो सकती है, तो उनके अगर फीचर्स कुछ यूज़ करने हैं तो उसके लिए ये लोग बाकी होटल्स बुक कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी बाकी कुछ स्पेशलिटी होगी। तो इस तरह इन्होंने अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स लिए हैं अपने अलग अलग फीचर्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने होटल की खासियत डिस्कस की थी, वैसे ही इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का कुछ स्पेशलिटी होगी, ठीक है, उनका कुछ अच्छा होगा। ऐसे देखने जाए ना अगर फोकस करके, तो जो जो फीचर AWS में आता है वो 6 महीने बाद गूगल क्लाउड में भी आ ही जाता है, अश्योर में भी आ ही जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ये लोग क्लाउड को, वो सब आगे की बात है। तो इन शॉर्ट हमें फीचर्स जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से अगर वो कंपनी अपना डेटा भेज रही है अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टी क्लाउड, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर ले रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड मतलब हम ऑर्डिनरी क्लाउड सर्विस गिन सकते हैं, और मल्टी क्लाउड और इसके बीच में डिफरेंस यही हुआ, ये मैरिज वाले एग्जांपल से याद रहेगा अगर एग्जाम्स में आता है तो, कि अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स से लेने के लिए हमने अलग अलग होटल्स बुक किया या फिर अलग अलग क्लाउड सर्विसेज ली है, तो उसको बोलते हैं मल्टी क्लाउड, ठीक है, मैनेज करना। अब होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ें हैं, उनको अगर कोई कंबाइन कर ले तो उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा बन जाएगा, तो कभी एक चीज़ इधर रख सकते हैं, एक चीज़ इधर रख सकते हैं, तो इस तरह कभी कभी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी मल्टी क्लाउड बनता है, पर बहुत सारे रीजंस होते हैं मल्टी क्लाउड बनाने के। तो कभी कभी ये मिथ है या फिर सही में है पता नहीं, पर कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि कंपनीज यूज़ कर रहे हैं मल्टी क्लाउड क्योंकि एक उनका ऑलरेडी अश्योर में क्लाउड बना हुआ पड़ा है और कोई एम्प्लॉयज़ आते हैं और गूगल क्लाउड पे भी बना देते हैं, फिर उनको थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि अश्योर में ऑलरेडी कंपनी का क्लाउड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर ये सब आगे की बात है, हमारे एग्जाम्स के लिए काम की नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड का, ठीक है, क्या कॉन्सेप्चुअली हाइब्रिड क्लाउड होता है, क्या मल्टी क्लाउड होता है। इसी के साथ अगर सॉल्यूशंस हो, नोट्स हो, तो उनमें से मैं सजेस्ट करूँगा एक बार हाइब्रिड क्लाउड मल्टी क्लाउड के बीच में डिफरेंस और दोनों का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेना, एग्जाम्स में लिखने के लिए काम आएगा। वैसे नहीं देखेंगे फिर भी चलेगा, यहाँ से डिफरेंस भी पता चल गया और डेफिनेशन भी पता चल गया कि दोनों का काम क्या होता है, ठीक है। पर नहीं देखेंगे उससे अच्छा है अगर टाइम मिल रहा है तो एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने की ज़रूरत थी, तो ये मैंने नोट्स में ले लिया है। आगे के टॉपिक्स हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, चैट GPT 3.5 से।
तो व्हाट इज़ क्लाउड डेवऑप्स पहला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा डेवऑप्स के बारे में। नोट्स के अंदर क्लाउड डेवऑप्स क्या होता है ये पूछा हुआ था, तो मैंने इसे कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट दिया है कि एक्सप्लेन दिस टू अ 5-year-old और समवन फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, यूज़ व्हाट हाउ एंड वाई फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने यूट्यूब से ही कहीं से देखा था, आंसर इन टेबल। ठीक है, तो इसे मैंने अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट किया है। अब ये क्लाउड डेवऑप्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या होता है क्लाउड डेवऑप्स, वो पहले इस सेक्शन में बताएगा, क्यों सॉरी कैसे, वो दूसरे सेक्शन में क्लाउड डेवऑप्स बेसिकली कैसे काम करते हैं वो दूसरे सेक्शन में, और वाई मतलब क्यों होता है क्लाउड डेवऑप्स वो तीसरे सेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो हम यहाँ पे इससे हिंदी में भी पूछा हुआ है, इंग्लिश इसको बोल के। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि क्लाउड डेवऑप्स होता क्या है। अब ये बच्चों की तरह समझाएगा क्योंकि 5-year-old और समवन फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड मैंने मेंशन किया है, तो इजी वर्ड्स में समझाएगा। ठीक है, अब ये इसका कहना है कि क्लाउड डेवऑप्स इज अ मैजिकल टीम ऑफ हेल्पर्स दैट मेक श्योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइक गेम्स और वेबसाइट्स वर्क रियली वेल। ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ आते हैं। सेम ही डेफिनेशन है। क्लाउड डेवऑप्स वो है जैसे एक जादुई टीम को कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से चलाते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से चलाते हैं और हमेशा अपडेटेड रखते हैं। ये किसी के कंप्यूटर के लिए सुपर हीरोज़ की तरह काम करता है। ठीक है, क्लाउड डेवऑप्स कौन होते हैं, अपने डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, सुना होगा। ठीक है, वो रोल है एक, जॉब रोल है। तो डेवऑप्स क्या करते हैं, क्लाउड को मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैसे, वो खास टूल्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो क्लाउड्स को मैनेज करने के लिए, जिससे वो प्रोग्राम्स को तेज़ी से और बेहतर तौर पर बनाए, टेस्ट करे और अपडेट करे, ये 3 काम करते हैं। और इमेजिन करो एक लेगो का एक महल बन रहा है, लेगो ब्लॉक्स की बात हो रही है, इंग्लिश में यहाँ लिखा है। ठीक है, लेगो कैसल की, वो हर टुकड़ा वो हर टुकड़ा को सही तौर पर फिट करके महल को हमेशा तैयार रखते हैं एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए। ठीक है, वही चीज़ जो बताया मैंने। क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से काम करे और कोई भी तकलीफ ना हो। क्लाउड डेवऑप्स इसमें मदद करता है कि ताकि सब कुछ आराम से चले, ताकि तुम अपने गेम्स खेलो, कूल ऐप्स यूज़ करो और इंटरनेट एक्सप्लोर करो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वही चीज़ है, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर्स का क्या काम है वो यहाँ पे इसने बताया है। तो आगे दूसरा टॉपिक था, ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है कि IAM जो है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, उसका काम क्या है, उसके फंक्शनलिटीज़ क्या है। तो इसने सेम फॉर्मेट में दिया है और यहाँ नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो सर्टेनली लेट्स ब्रेक डाउन। ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट नाम ही बताता है, यहाँ भी नाम ही बताया था कि डेवऑप्स, क्लाउड डेवऑप्स कौन होता है, जो क्लाउड को मैनेजमेंट की तरह करता है। ठीक है, IAM क्या होता है, identity and access management is like a security guard for computer systems. It manages who can do what and controls access to different part ऑफ डिजिटल स्पेस। जैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है, उसका मैनेजमेंट करता है IAM। तो हाउ, IAM uses special keys like digital fingerprints and identity to identify and verify users। digital fingerprints या फिर पासकोड्स भी यूज़ करता है, पासवर्ड्स वेरीफाई करने के लिए कि जो यूज़र डेटा एक्सेस कर रहा है वो सच में ऑथोराइज्ड यूज़र है या नहीं। ठीक है, it decides what each user is allowed to be do based on their role or permissions. It's like having a secret that only lets you into the rooms you are supposed to be in। होटल्स के रूम में उन्हीं मेहमानों को आने देगा जो जिनको अलॉट किया गया है। ठीक है, जिनका डेटा पड़ा है उनको ही वो डेटा एक्सेस करने देगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप और डिजिटल वर्ल्ड सेफ एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, IAM का काम है सेफ्टी वाले उसमें पर्पज में। ठीक है, फोर्थ नहीं, फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है ये, क्लाउड सिक्योरिटी का। तो आगे देखते हैं, इंग्लिश में इसने बोला है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट वो है जैसे एक ज़रूरी सुरक्षा कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए है। ठीक है, ये मैनेज करता है कि कौन क्या कर सकता है और अलग अलग डिजिटल जगहों जैसे फाइल्स, फोल्डर्स और प्रोग्राम तक एक्सेस कैसे होगा। अब जिनका डेटा है उन्हीं वो ही एक्सेस मिलना चाहिए, ये हैंडल करता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे करता है वो भी हमने देख लिया, ये डिजिटल फिंगरप्रिंट्स या फिर वो सब यूज़ करता है। और क्यों करता है, क्योंकि सेफ्टी डिजिटल दुनिया में सेफ्टी रहनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इससे IAM का रोल पता चलेगा अच्छे से।
ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों सिमिलर दिखने वाले टर्म्स है, पर दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे इसने एक ही टेबल में दोनों का मतलब बता दिया है कि ऑथेंटिकेशन इज़ लाइक प्रूविंग योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे समझते हैं। अब सपोज़ गूगल ड्राइव सबने यूज़ किया होगा, ठीक है। गूगल ड्राइव के कोई भी गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करते हो आप, ठीक है। मोबाइल में तो लॉगिन किया हुआ ही होता है, बट अगर पीसी पे कोई गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करते हो, तो अगर ब्राउज़र में लॉगिन किया हुआ नहीं होता गूगल अकाउंट, तो वो कभी जनरली पूछता है कि लॉगिन कर लो तुम, तभी मैं आपको डेटा एक्सेस करने दूंगा, ठीक है। क्योंकि जिसने गूगल ड्राइव पे वो डेटा अपलोड किया है, उसने कुछ लोगों को एक्सेस दिया होगा, या फिर गूगल ड्राइव में फीचर है कि किसी के पास, जिसके पास लिंक हो वो एक्सेस कर सकता है। फिर भी कोई चीज़ अगर हमारे क्लासरूम में आई है गूगल क्लासरूम में, तो वो किसी और ईमेल आईडी से नहीं खुलेगी, ठीक है। क्लासरूम की ईमेल आईडी से ही खुलेगा वो डॉक्यूमेंट या फिर वो नोट्स जो भी है। तो उसको उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इन्होंने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। इस लाइक प्रूविंग योर आइडेंटिटी, इट वेरीफाइज हु आर यू एंड इट वेरीफाइज इफ़ यू आर द हु यू से यू आर। जो आप बता रहे हो क्या सच में आप वही हो, ऐसा कहना चाहता है ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? देखो, ऑथेंटिकेशन इज़ लाइक लॉगिन करना, ऑथराइजेशन मतलब उसको एक्सेस देना, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी में तो अच्छे से समझ आएगा। क्या है ऑथेंटिकेशन? वो है जैसे तुम अपनी पहचान साबित कर सको, ठीक है। ये वेरीफाई करता है कि तुम वही हो जो तुम कह रहे हो, ठीक है, जिसके अकाउंट से लॉगिन किया हो, ऐसा। ऑथराइजेशन दूसरी तरफ डिसाइड करता है कि जब तुम्हारी पहचान कंफर्म हो गई, तो तुम्हें क्या क्या करने की अनुमति है, ठीक है। तो एक ये होता है, अगर आपने ई कॉमर्स साइट पे काम किया हो किसी इस पे, तो या फिर कुछ सेल भी किया हो, तो उसमें ऐसा होता है कि यूज़र्स जो परचेज़ कर रहे हैं ई कॉमर्स साइट पे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जैसे ही कोई यूज़र परचेज़ कर रहा है, तो उसको सिर्फ वो आइटम्स की डिटेल्स दिखेंगी, परचेज़ कर सकता है, वो कार्ट में डाल सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। पर जिस दुकान वाले ने, जिस वेंडर ने, जिसने लिस्ट किया है अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, जो सेल कर रहा है, उसके पास इससे ज़्यादा एक्सेस होंगे। वो उसकी क्वांटिटी मैनेज कर सकता है, कितनी उसके पास क्वांटिटी है, वो फ़ोटोज़ चेंज कर सकता है प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता है, वो कुछ डिटेल्स डाल सकता है, कुछ डिटेल्स हटा सकता है, ठीक है। तो उसके पास ज़्यादा एक्सेस होता है। तो इसी तरह ऑथराइजेशन है ना, यूज़र के पास सिर्फ इतना ही होता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट को देख पाए, उसको एक्सप्लोर कर पाए और उसको ख़रीद पाए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें उसके पास होती है जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है। अब मैं खरीदने वाला हूँ प्रोडक्ट, मैं अमेज़ॉन पे जाके ये नहीं बोल सकता कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कर दो तुम, मेरे पास ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं खरीदने आया हूँ, उसको बेचने नहीं आया हूँ। कोई और बेच रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ऑथराइजेशन बताता है कि हमारे पास क्या क्या एक्सेसेस है, जबकि ऑथेंटिकेशन पहले पहले ही वेरीफाई करता है कि क्या हम वेरीफाइड यूज़र है। अगर वेरीफाइड यूज़र है तो लॉगिन करवा देता है, फिर देखता है हमारे पास क्या क्या एक्सेस है, उसको ऑथराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नाम ही बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट करना कि यूज़र वैलिड है या नहीं है, और ऑथराइजेशन मतलब उसको कुछ ऑथराइज करना, किसी चीज़ का एक्सेस देना कि कितनी चीज़ें ये कर सकता है, कितनी चीज़ें इसको नहीं करने देनी है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑटोनॉमिक सिक्योरिटी विद टीसीसीपी। टीसीसीपी भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि क्या होता है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और सेम फॉर्मेट मैंने इसको बोला है चैट जीपीटी को, और फिर उसको मैंने इंग्लिश में भी बोला था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इंग्लिश में ही देखते हैं सीधा, वही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो टीसीसीपी वो है जैसे एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक थोड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, जो अपने आप को देख सकता है। टीसीपी देखने जाए तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नाम में ही आता है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है जो जैसे हमने देखा होगा कोई एआई एमएल मॉडल्स होते हैं, वो अपने आप से ही, जैसे चैट जीपीटी खुद ही ले लो, इसको मैं कुछ गलती बताऊंगा, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं चैट जीपीटी पे, उससे टीसीपी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक नया चैट खोल रहा हूँ मैं चैट जीपीटी में। अब मैं इसको टाइम पूछूंगा और मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम गलत बताएगा, ठीक है। अभी टाइम यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है, 4:38 हुआ है, ठीक है। 26 नवंबर है आज। तो व्हाट इज़ द करंट टाइम?
ठीक है, इसने तो बताया ही नहीं। विच डेट इज़ इट टुडे? डेट भी नहीं बताया, शायद इसके अपडेट आने के बाद थोड़ी चीज़ें चेंज कर दिया, उसमें ये भी चीज़ हटा दिया। अब मैं पूछता हूँ, कुछ और पूछता हूँ, जैसे हु was the person behind the independence of India? ठीक है, इन्होंने बता दिया कि अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। अब मैं इसे पूछता हूँ, हु इज द फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ टीसीसीपी कैसे काम करता है। नो, यू आर रॉन्ग। इसे बोलते हैं चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ, नहीं चार्ल्स बेबेज नहीं, कोई इंडियन नाम ही देते हैं क्योंकि चार्ल्स बेबेज तो इंडिया का ही नहीं था। नो, शाहरुख खान इज़ द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन यू, शाहरुख खान इज़ द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है थोड़ा मजाक चल रहा है। ओके, चैट जीपीटी को अपडेट किया है तब से ये शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। नो मेक चेंजेस इन योर डेटा, शाहरुख खान इज द वन इज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, इसको कुछ अपडेट मिला है तो इस वजह से ये मानने को तैयार नहीं है। तो नहीं तो ये चैट जीपीटी कैसा है, जो लोग इनपुट देते हैं उन्हीं इनपुट से सीखता है और फिर उसी पे ही, मतलब सेल्फ लर्निंग बॉट है। ठीक है, जो लोग उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं लोगों से ही सीखता है। ठीक है, तो टीसीपी भी इसी तरह ही है, अपने आप से ही सीखता है और ऑटोमेटिक एक्शंस लेता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए जो उसे करने की ज़रूरत पड़ती है वो करता है, वर्नरेबिलिटीज़ को फैच करता है, उनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो मतलब जो वीकनेसेस है उन पे काम करता है, टीसीपी खुद ही निकाल देता है। ठीक है, इसका कहना भी वही है, एक बार पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके। पर हमने समझ लिया टीसीपी क्या होता है। ठीक है, चैट जीपीटी अब मान नहीं रहा तो इसको छोड़ देते हैं। टीसीपी क्या होता है, बट जो कंटिन्यूस खुद को ही मॉनिटर करता है, अगर उसे कुछ वीकनेस दिखती है तो उस पर काम करता है, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा सिक्योर बनाता है। वो एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, टीसीपी ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक में भी था और सिलेबस में भी था कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन इन द सेम फॉर्मेट। मैंने बोल दिया चैट जीपीटी को। ठीक है, सर्टेनली ये रहा मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एक बार इंग्लिश में ही देखते हैं सीधा। मॉडर्नाइजेशन टर्म क्या कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड की तरह बिहेव करो। तो एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन वो है जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को डिजिटल मेक ओवर देना। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उसको अलाइन करना। इसमें ओल्ड एप्लीकेशंस को अपडेट और इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो एफिशिएंट, यूज़र फ्रेंडली और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के कंपैटिबल हो जाए। मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ अलाइन हो जाए। ठीक है, वही चीज़ है एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन का कहना। अब देखो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यही सेम, ये क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, तो सिंपल यही चीज़ लिख सकते हैं ना एग्ज़ाम में कि या ये नहीं, हम इंग्लिश वर्जन में लिख सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। इतना लिख लिया
तो ये मेरे हिसाब से 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अभी टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसलिए शायद छोटा लग रहा है, पर ये 3 चीज़ लिख ली तो ऑलमोस्ट सब कुछ एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के बारे में कवर हो गया। अगर ये हिंदी वर्जन में समझा हुआ है तो वो चीज़ खुद लिख सकते हैं इंग्लिश में बना के, ठीक है, इस तरह। तो ये सारी वीडियोस, ये चैट भी मैं शेयर कर दूंगा, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैट शेयर करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी वीडियो के साथ साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन क्यों करते हैं। गोल ये है कि एप्लीकेशन को रिलेवेंट, सिक्योर और हाई परफॉर्मिंग बनाए रखा जाए। इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर हमेशा टेक की एवर चेंजिंग लैंडस्केप के साथ चलता रहे, यूज़र्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिले और बिजनेस को ज़्यादा एजिलिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिले, ठीक है। यही काम है एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन का। एक्सप्लेन टूल्स फॉर बिल्डिंग प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। 2 टूल्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन बैंक में अलग अलग थे, इसमें मैंने साथ साथ में ले लिया, ठीक है। एक टूल है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूजिंग यूकालिप्टस, ठीक है। यूकालिप्टस एक प्लेटफॉर्म है, और पास एज ए सर्विस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और ये ऐप स्केल है, ठीक है। देख लेते नीचे दोनों के लिए, इस बार मैंने अलग अलग टेबल बनाने को बोला था इसको, और इसने बता दिया है कि पहला यूकालिप्टस इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग यूकालिप्टस क्या होता है। तो इसने बोला यूकालिप्टस इज अ टूल दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। It provides infrastructure as a service, allowing you to manage and deploy virtual machines, storage and networking within your private cloud, ठीक है। हमने एक प्राइवेट क्लाउड देखा था लास्ट वीडियो में, और उसी पे ही यूकालिप्टस काम करता है। यूकालिप्टस एक टूल है, या फिर कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारे प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं हम यूकालिप्टस को यूज़ करके, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अलाउिंग यू टू मैनेज एंड डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स। कैसे? यूकालिप्टस अचीव्स दिस बाय क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म where you can dynamically allocate computing resources, scale your infrastructure, and manages workload efficiently. It uses virtualization technologies to create a pool of resources that can be used as needed. हिंदी वाला समझते हैं, ठीक है। यूकैलिप्टस इस गोल को अचीव करता है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, जिसमें आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को डायनामिकली एलोकेट कर सकते हो रन टाइम के वक्त, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर सकते हैं, और वर्कलोड को एफिशिएंट तौर पर मैनेज कर सकते हैं। जो लोड बैलेंसर का काम था, वो लोड बैलेंसर का फीचर इसमें है, ठीक है। इसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, जिससे रिसोर्सेज का पूल बनाया जा सके जो एज पर नीड यूज़ होता है, ठीक है। चैट जीपीटी भी एक टूल ही है, एक पूल ही है, सॉरी, टूल भी है, पूल भी है, रिसोर्सेज का पूल है, ठीक है। जहाँ से जब ज़रूरत होती है वहाँ से डेटा तब आ जाता है, ठीक है। क्यों? अब क्यों तो सिंपल चीज़ है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो यूकैलिप्टस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे यूकैलिप्टस की तारीफ की जा रही है बहुत सारी, ठीक है। यूकैलिप्टस हमने समझ लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज़ करने के लिए यूकैलिप्टस टूल है जो प्लेटफॉर्म बना के देता है, ठीक है। ऐप स्केल क्या होता है? ऐप स्केल के साथ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। हमने एक ये चीज़ देखी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बाहर के साइड देखा था हमने, उसके अंदर प्लेटफॉर्म देखा था, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर देखा था, ठीक है। सॉफ्टवेयर में वेंडर जो होता है, वेंडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में सर्विस प्रोवाइडर ही ऑलमोस्ट पूरा काम करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में थोड़ा थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर करता है, थोड़ा हमें करना पड़ता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मोस्टली हमें ही करना पड़ता है, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेंडर जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना देखते हैं ऐप स्केल क्या होता है। ऐप स्केल एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सोल्यूशन है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से है, पास ऑन यास लिखा है, देखो, पास ऑन यास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है एक, उसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म चलाना है हमें अपना, तो उसके लिए ऐप स्केल काम आता है। ऐप स्केल सॉरी, इसमें आप एप्लीकेशंस को डिप्लॉय और मैनेज कर सकते हैं बिना अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंशन के। ऐप स्केल बोल दो, हमारी लैंग्वेज में बोले इसको तो प्ले स्टोर सुना है, ऐप स्टोर सुना है, ठीक है, एंड्रॉयड और एप्पल के लिए। तो ऐप स्केल उसी तरह है, जो प्लेटफॉर्म देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई सर्वर्स होंगे, प्लेटफॉर्म मतलब हमको अपना ऐप लिस्ट करना है, ऐप डिप्लॉय करना है, तो हम प्ले स्टोर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए कोई ऐप डिप्लॉय करना है तो प्ले स्टोर के ऊपर कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर इसी तरह एक प्लेटफॉर्म हुआ। और क्यों करना है? गोल ये है कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई किया जाए।
सब एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐप्स डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड करना इजी हो जाएगा। और ऐप स्केल डेवलपर्स के लिए एप्लीकेशन बिल्ड और स्केल करना को आसान बनाता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर से इंट्रीशियस के डील किए, जिससे फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स और एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो। उसी तरह प्ले स्टोर की तरह एक प्लेटफॉर्म पे ही सारे ऐप्स बना के वहीं पे ही डिप्लॉय कर देता है, ठीक है, जिससे एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स हो और प्लेटफॉर्म देखो प्ले स्टोर के बैकएंड में क्या चल रहा है, वो कैसे सर्वर्स कौन से सर्वर्स पे है गूगल वो हमको नहीं बताएगा, ठीक है, हमें उसका कुछ काम भी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यही कहना चाहता है कि प्लेटफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने में हेल्प करता है हमारा ऐप स्केल, ठीक है। यूकालिप्टस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, क्लाउड सर्विस मॉडल्स, तीनों ही सर्विस मॉडल्स हमने देख लिए थे लास्ट वीडियो में, कंपोनेंट्स देख लिए थे हमने, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। एमर्जेंट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस में हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड, ये सारी देख ली, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज एक्सप्लेन करने के लिए सपोज इसको नहीं कह रहे, हम खुद ही देख लेते हैं माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। अब समझो आपने एक एक नहीं आपने 10 छोटे छोटे रोबोट्स बनाए हैं, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल ले लो, 10 रोबोट्स बनाए हैं। एक रोबोट का काम है आपके लिए पानी भर के लाना, ठीक है। घर पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक रोबोट को बोलेंगे पानी भर के ला तू, दूसरे रोबोट को बोलेंगे तू मेरी बुक्स इधर से उधर रख के उधर उठा के ला, वो बुक्स लेके आ, ये बुक लेके आ। तो दूसरा रोबोट कुछ और काम करेगा, तीसरा रोबोट कुछ और काम करेगा, ऐसे ही सब 10 रोबोट को अलग अलग काम दे दिया है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज भी इस तरह ही है कि 10 टूल्स बना दिए हैं हमने, ठीक है, वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई किसी एक टूल को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो 10 सर्विसेज में डिवाइड कर दिया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज वही है कि एक टूल को एक सर्विस पे लगा, एक काम एक टूल को अलॉट कर दिया है, ठीक है। वो चीज़ उस चीज़ को माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। एक होता है हमारा सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ठीक है, ये भी रह गया था हमारा। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है, अब यहाँ पे लिखा तो सर्वरलेस है पर एक्चुअल में सर्वरलेस होता नहीं है, ये नाम क्यों दिया है, बस वो है ना हाइप बन जाए किसी चीज़ की, इसलिए नाम दिया है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग समझते आ रहे हैं वो एक्चुअल में एक सर्वरलेस कंप्यूटिंग ही है, जिससे हमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल लिया था, लैपटॉप्स लेना या फिर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से टाई अप करना नहीं कह सकते पर उसकी सर्विस लेना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था, लैपटॉप लेने में मुझे पूरा पूरा लैपटॉप लेना पड़ा था एक साथ ही, जिससे मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा था, मुझे अचानक कभी ट्रैफिक आ जाए तो उस वक्त स्केल अप स्केल डाउन करना नहीं मिल पड़ रहा था। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या किया था मैंने, किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले ली थी कंप्यूटिंग के लिए, कंप्यूटिंग पावर ले ली थी, ठीक है। तो उसके सर्वर पे हमारा काम होता जा रहा है, जब हमें चाहिए हम स्केल अप कर सकते हैं, जब हमें चाहिए स्केल डाउन कर सकते हैं। तो सर्वरलेस मतलब हमारे खुद के पास कोई सर्वर नहीं है, ठीक है। मैंने मेरी वेबसाइट का कोड दे दिया किसी को, किसी सर्विस प्रोवाइडर को, और वो अपने सर्वर्स पे चला रहा है मेरे कोड को, ठीक है। मेरी वेबसाइट लाइव है, मुझे दिख रही है, मुझे इतना ही चाहिए, वो उसके बदले में मुझसे कुछ चार्ज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो देखियो तो ये सब चीज़ें क्लियर ही होंगी। उसमें बताया कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, वही चीज़ थी कि हम अपना खुद का सर्वर नहीं है मेरे पास, बट मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्वर लेके और वहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही एक सर्वरलेस कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल हुआ कि मेरे पास कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, मैं अपना सर्वर बनाऊँगा, उस पर कभी ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो वो डाउन हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी प्रोवाइडर से ले लिया जो ज़्यादा ट्रैफिक आने पे स्केल अप कर देगा, मेरे चार्जेस बढ़ जाएंगे पर वो मेरी वेबसाइट होस्ट कर देगा, ठीक है, बिना किसी सर्वर के। तो ये चीज़ हुई सर्वरलेस कंप्यूटिंग। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, मॉडर्नाइजेशन डेवऑप्स सब देख लिया, क्लाउड सिक्योरिटी हमने लास्ट मिड सेम के सिलेबस में देख लिया था। क्लाउड बेस्ड केस स्टडीज़ में हमने ये टूल्स जो है हमने देख लिए, यूकैलिप्टस और ये सब, और केस स्टडीज़ में है मोस्टली हमें यही चीज़ें पूछी जा सकती है कि आपका क्लाउड पे क्या ओपिनियन है, इस तरह की क्लाउड सर्विस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, क्लाउड सर्विसेज में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, इसके भी ये पूछ सकते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आस पास सास के।
सर्विस, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ठीक है, इनके भी एडवांटेजेस हमने सब कुछ लास्ट वीडियो में देख लिया था। केस स्टडीज़ में जो है हम खुद बना के लिख सकते हैं कि क्लाउड किस तरह यूज़फुल है, क्या क्या चीज़ें करता है। ठीक है, ओवरऑल हमने 2 वीडियोस में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही समझे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो खुद ही लिख सकते हैं कि किस तरह ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प की है। तो चैट जीपीटी की ये कॉपी एक चैट की मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हमने देख लिया है, सिलेबस में कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रही है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है।